हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फैक्ट्स के ऊपर। मैं हूं सत्या सा और इस वीडियो के अंदर अपन इंडियन हिस्ट्री के एक सिग्निफिकेंट चैप्टर द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि इमरजेंसी को लगाने के पीछे क्या क्या कारण रहे थे, इमरजेंसी के दौरान भारत के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और इमरजेंसी के खत्म हो जाने के बाद में इमरजेंसी ने भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव छोड़ा। तो वीडियो के अंदर जहां जहां से भी फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप जाकर वीडियो में बताई गई बातों और फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इमरजेंसी के बारे में बात करें उससे पहले अपन लोगों को 1970 से 1975 के बीच में भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कंडीशन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। भारत की आर्थिक कंडीशन तो कुछ ज्यादा खास थी नहीं, मंदी की स्थिति चल रही थी। राजनीति के अंदर इंदिरा गांधी जी का जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और समाज में अशांति फैली हुई थी। इसी के साथ 1974 में गुजरात में वहां के स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास लोगों ने मिलकर गुजरात में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में वहां के सीएम चिन्नाभाई पटेल के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन चला रखा था। इस आंदोलन के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी थी और साथ ही 1975 के अंदर रेल स्ट्राइक भी चल रही थी, जो वहां पर काम करने वाली लेबर के वर्किंग टाइम को कम करने के लिए चलाई गई थी। तो इन्हीं सब बातों को हवाला देते हुए इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली के साथ में मिलकर या फिर उनकी मदद से भारत के अंदर इमरजेंसी की घोषणा की। मैक्सिमम लोग जब भी इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो इतना सा ही बताते हैं, लेकिन केवल ये सारी घटनाएं इमरजेंसी लगाने के पीछे का मेन रीजन नहीं हो सकती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा गांधी जी का निजी स्वार्थ था। दरअसल हुआ यूं था कि 1971 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए और इन चुनावों के अंदर यूपी की रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा। उनके विपक्ष में थे राज नारायण, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा याद रखें। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी जी की जीत हो गई, लेकिन राज नारायण को ये जीत थोड़ी पसंद नहीं आई और उनका यह मानना था कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव के अंदर धांधली की। तो इसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चले गए, जहां पर उन्होंने इंदिरा गांधी जी पर कई सारे आरोप लगाए, लेकिन उनमें से केवल 2 आरोप ही सिद्ध हो पाए। और उनमें से पहला यह था कि इंदिरा गांधी जी की इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर रायबरेली की जिला मजिस्ट्रेट व रायबरेली के एसपी तथा यूपी के होम सेक्रेटरी ने मिलकर इंदिरा गांधी जी की जितनी भी चुनावी रैलियां थी उन रैलियों के अंदर मंच और लाउड स्पीकर्स का इंतजाम किया था। और इस मामले के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह मानना था कि यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 123(7) के तहत भ्रष्टाचार है। और उनमें से दूसरा यह था कि इंदिरा गांधी जी के जो इलेक्शन एजेंट थे यशपाल कपूर, वो इलेक्शन होने से पहले पीएम सचिवालय के अंदर एक गजेटेड ऑफिसर थे, लेकिन जैसे इलेक्शन आने वाले थे यशपाल कपूर ने अपना इस्तीफा दे दिया और एक गजेटेड ऑफिसर की नौकरी को छोड़कर एक चुनाव एजेंट बनना स्वीकार किया। इसके पीछे थोड़ा सा मामला आपको गड़बड़ नहीं लगता है कि एक आदमी अपने एक गजेटेड ऑफिसर की नौकरी को छोड़कर एक इलेक्शन एजेंट क्यों बनना चाहेगा? तो इसके अंदर हाई कोर्ट का यह मानना था कि इंदिरा गांधी जी ने यशपाल कपूर का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया और यह भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 123(7) के तहत भ्रष्टाचार के अंदर गिना जाएगा। तो इन्हीं 2 मामलों के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को गिल्टी पाते हुए जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने उन्हें 6 साल के लिए इलेक्शन से बैन किया और उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी सजा सुनाई। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट न हो तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो और इसी की वजह से इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई, जहां पर जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने उन्हें अंतरिम सुनवाई के अंदर यह आदेश दिया कि आप पीएम पद पर तो रह सकते हैं, लेकिन आपकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, आपके सांसद के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी सांसद की और तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो भी आदेश दिए गए थे, जो भी रियायतें इंदिरा गांधी जी को दी गई थी, वो अंतरिम सुनवाई के अंदर दी गई थी। ये कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं था। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट अगली सुनवाई को होने वाला था। लेकिन इंदिरा गांधी जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद उनको गिल्टी साबित होना पड़ेगा यहाँ पर और अपने पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी की वजह से अगले ही दिन 25 जून 1975 को भारत के अंदर एक घोषणा होती है जो कुछ इस प्रकार थी। और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जैसे इमरजेंसी लगाई गई देश के अंदर काफी ज्यादा बदलाव हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि 10 अगस्त 1975 को भारतीय संविधान के अंदर 39वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के अंदर यह था कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जितने भी मामले होंगे
उनमें कोई भी फैसला जुडिशरी सिस्टम यानी कि न्यायपालिका नहीं ले सकती है। उनका फैसला जो भी होगा वो संसद द्वारा निर्मित एक अथॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी होगी जो अपने ही मालिकों के खिलाफ जाएगी। तो यह संविधान संशोधन तो केवल इसलिए किया गया क्योंकि किसी कोर्ट ने एक बार तो पीएम को सजा सुनाने की गुस्ताखी कर दी, लेकिन यह गुस्ताखी बार बार ना हो। लेकिन फिर 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन को अमान्य कर दिया। अब आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लो अगर 39वां संविधान संशोधन लागू हो जाता तो क्या भारत एक संवैधानिक राष्ट्र रह पाता? कमेंट योर आंसर। इसी के साथ इमरजेंसी के टाइम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को छीन लिया गया था और इसी के साथ उनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। जैसे ही इमरजेंसी की अनाउंसमेंट हुई उसी के साथ में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस थे उनके ऊपर छापे मारे गए और 2 दिनों के लिए अखबारों का सर्कुलेशन भी बंद कर दिया था। और 2 दिनों के बाद में जितने भी अखबारों का सर्कुलेशन चला यानी कि जो अखबार न्यूज छापना शुरू कर दिए, उन अखबारों में केवल वही न्यूज छपती जो राजकुमार संजय गांधी चाहते थे। कई पॉलिटिकल लीडर्स को झूठे केसों के अंदर जेल के अंदर भेजा गया था, जिनमें से थे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, एचडी देवगौड़ा और ऑब्वियसली राज नारायण, जिनकी वजह से इमरजेंसी वाला कांड हुआ। इनमें से मैक्सिमम वो लोग थे जो आगे चलकर किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने या फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। ये सब तो चलो इमरजेंसी के टाइम पर आम लोग थे, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर आचार्य जेबी कृपलानी को भी जेल में भेजा गया था, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और आजाद भारत के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रह चुके थे। जब एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इंदिरा जी राजतंत्र की फीलिंग ले रही थी तो इस फीलिंग को लेने से संजय गांधी भी नहीं चूके और उन्होंने भी एक राजतंत्र की राजकुमार वाली फीलिंग ले ही ली। संजय गांधी द्वारा गांवों को चारों ओर से घेर कर पुलिस के द्वारा लोगों को घसीट घसीट कर जबरदस्ती उनकी नसबंदी कराई गई थी और इस कैंपेन के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। ये केवल आदमी थे, 2000 से ज्यादा केवल आदमी मरे थे इस कैंपेन के अंदर। हाँ, मैं मानता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे देश के लिए एक समस्या हमेशा से रही थी, पहले से भी थी और अभी भी है, लेकिन ये जो तरीका इस समस्या से निपटने के लिए बनाया गया वो अमानवीय था। इमरजेंसी के टाइम पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था और इसका सबसे बड़ा खामियाजा गरीब लोगों को उठाना पड़ा था। दुनिया के अंदर जब भी कुछ होता है तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब लोगों को ही उठाना पड़ता है। गरीब लोग जो भी मजदूरी करते थे उनके मालिकों द्वारा उनकी मजदूरी को आधा कर दिया गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर अगर राजतंत्र वाला मजा लेना है तो आप इमरजेंसी लगा दो। इसी के साथ इंदिरा गांधी जी ने कई पॉलिटिकल लीडर्स को बेवजह जेल के अंदर भी डाल दिया था, तो उनके सपोर्टर्स भी इंदिरा गांधी जी का जगह जगह विरोध कर रहे थे और बाकी जो गरीब लोग परेशान थे वो भी इसका विरोध करने लगे। तो 1977 के आते आते भारत के अंदर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ काफी ज्यादा विरोध होने लग गया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी को मार्च 1977 को इमरजेंसी को हटाना ही पड़ा। इमरजेंसी को इंडियन डेमोक्रेसी का डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है, लेकिन ये इमरजेंसी लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू के बारे में अच्छे से बताती है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाए तो आपकी क्या हालत हो सकती है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब अपन सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये कुछ काम के नहीं है, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीजें जब अपने पास में नहीं होती तो इनकी अहमियत हमें पता लगती है। इसी के साथ ही इमरजेंसी के अंदर कई पॉलिटिकल लीडर्स को जेल भेजा गया था, उनकी पॉपुलैरिटी अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इसी की वजह से इमरजेंसी के हटते ही भारत के अंदर पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनी। हालांकि ये सरकार 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन यह शुरुआत हो चुकी थी भारत के अंदर नॉन कांग्रेस सरकार के बनने की। तो इमरजेंसी के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का उद्देश्य इंदिरा गांधी जी को नीचा दिखाना नहीं है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी जी भारत की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल लीडर्स में से एक थी। और अगर अपन इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक करियर में से इस इमरजेंसी वाले पार्ट को गायब कर दे तो उनका राजनीति वाला पीरियड काफी अच्छा था। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो में दिखाई गई इन्फॉर्मेशन आपको इंसाइटफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।